नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। आप शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट का वक्त। आप सबों के बीच आज भी मैं एक अहम मुद्दा लेकर आया हूं। जाहिर सी बात है, इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं जो आम सभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में छा गया है। माहौल बहुत गर्म है। आम सभा चुनाव के दोनों धड़ों यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से सियासी मन से मुद्दों की झड़ी सी लगा दी गई है। हर चरण में मौके पर छक्का लगाने की जुगतबाजी में जुटे सियासी दल मुद्दों को बदलते नजर आ रहे हैं। देश के विकास, संविधान बचाओ नारा के साथ कभी हिंदू मुस्लिम ट्रंप कार्ड तो कभी कुछ और मुद्दे मंचों से गूंज रहे हैं। दोस्तों, दरअसल पीएम मोदी और उनके सहयोगियों ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिया कि संविधान संशोधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी देश से आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करना चाहती है। चुनावी सियासी मंच से लेकर एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर दोनों धड़े एक दूसरे पर आरक्षण के मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं। बीजेपी के चाणक्य समझे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता को यह भरोसा देते हुए मन से नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते आरक्षण की व्यवस्था कभी समाप्त ही नहीं हो सकती। अमित शाह ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा ही करना होता तो बीजेपी की 10 साल की बहुमत सरकार में कब का आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दिया जाता। दोस्तों, कर्नाटक का हवाला देते वक्त भारतीय जनता पार्टी बेशक मौजूदा सिद्धारमैया सरकार पर तो हमला बोलती है, लेकिन ये भूल जाती है कि आज से 29 साल पहले यानी 1995 में तत्कालीन जनता दल की देवगौड़ा सरकार ने ही सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग कोटा की व्यवस्था प्रणाली लागू की थी, जो आज एनडीए घटक दल में शामिल हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया अपनी सरकार पर लग रहे आरोप पर उलट सवाल करते हैं कि पहले देवगौड़ा जी साफ कर दें कि वो कर्नाटक में लागू किए गए अपनी व्यवस्था के समर्थन में हैं या नहीं, या फिर मोदी जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिए हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, सियासी दलों के बीच जारी नुज़ा कुश्ती में आरक्षण का मामला पेचीदा होता जा रहा है। आरक्षण का लाभ ले रहे वर्ग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ आरक्षण को लेकर होने वाला है। मुद्दा बेहद गंभीर है और सियासी मंचों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक बेहतरीन पैनल के साथ हम इस सियासी घमासान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सुन लेते हैं पहले आरक्षण को लेकर दिए गए कुछ सियासी बयान। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। मगर स्वप्न में भी सोच लो, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो है। मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करेंगे, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है
उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। तो सुना आपने किस तरह से सियासी दल सियासी मंच से आरक्षण के मुद्दे को गरमाते नजर आ रहे हैं। तीसरा चरण है। पहले चरण में घोषणा पत्र को लेकर के तमाम सियासी दलों ने मंचों से दावा किया। दूसरे चरण के आते आते मुद्दे बदल गए। राम रहीम, हनुमान चालीसा, अल्पसंख्यक, विरासत टैक्स जैसे मुद्दे छाए। और अब तीसरे चरण का जो मतदान है उसको लेकर के आरक्षण का मुद्दा सियासी मंचों से गूंज रहा है। अलग अलग सियासी दलों के अलग अलग बयान हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सरीखे इंडिया गठबंधन के दल साफ तौर पर ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि अगर मोदी सरकार इस बार फिर बन गई तो संविधान संशोधन करके SC, ST, OBC को जारी आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। मोहन भागवत को भी आपने सुना, संघ प्रमुख के ऊपर, जो संघ के ऊपर अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे कि एक ऐसा परिवार जो आरक्षण को समाप्त करना चाहता है जो बीजेपी का निर्णायक होता है। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि कभी भी संघ आरक्षण, जरूरतमंदों को आरक्षण का विरोधी नहीं है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी एक्स पर लिखते हैं, बीजेपी नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयान से अब यह साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना है। वे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश में उनकी भागीदारी खत्म करना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस है, वंचितों को दुनिया की ताकत आरक्षण छीन नहीं सकती है। आज मैं इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन रहा था। कर्नाटक में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि मध्य प्रदेश में भी उन्होंने इस बात का आश्वासन जनता को दिया कि आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। आज उन्होंने एक कदम और बढ़ करके कहा कि अब जो संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था दी है उसको खुद बाबा साहब अम्बेडकर समाप्त नहीं कर सकते तो मैं कौन होता हूँ। यानी कुल मिलाकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ एक बेहतरीन मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हम इस चर्चा पर आगे चलेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बदलाव आ रहा है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हैं, जिनके सहयोग से हम डिबेट को बेहतरीन तरीके से संचालित कर पाते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिव सिंह भारती हमारे साथ मौजूद हैं। शिव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यामिन कादरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और चंचल यादव समाजवादी पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपके पास ही मैं आना चाहूँगा। विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर हम सियासी दलों के पास जाएं तो बेहतर होगा। ये आरक्षण को लेकर के साहब इतनी उलझनें पैदा हो गई हैं, हमें लगता नहीं है कि जो उसको आरक्षण मिल रहा है वो ये समझ पा रहा होगा कि कौन सा आरोप लग रहा है, कौन आरोप लगा रहा है, क्यों लगा रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। देखिए संजय जी, मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण से उसको ही फायदा मिलना चाहिए जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो आज आरक्षण के लायक नहीं है वो किसी भी दलित हो,
बैकवर्ड हो कोई हो, मैं उनके पक्ष में कतई कभी नहीं रहा हूं। और जिन चैनलों पर बैठता हूं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो उस योग्य नहीं है उसको आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए। 70 सालों में आरक्षण के नाम पर देश की स्थिति को आपने बेहतर देखा होगा। अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति इस देश से बाहर चले गए। तो अगर आरक्षण के फायदे भी है तो उसके नुकसान भी है। और जो लास्ट पायदान पर खड़ा है उसको कितने % आरक्षण मिला है ये तो वही जान रहा है। मैं ग्रामीण अंचलों में देखता हूं कि आरक्षण 70 साल हो गए हैं, लेकिन पप्पू खेतों में काम करके उसके पूरा वंश खेतों में चला जा रहा है, कभी आरक्षण लाभ हो नहीं पाया क्योंकि वो श्रेणी तक नहीं पहुंच पा रहा, शिक्षा नहीं मिल रही। जब शिक्षा नहीं मिलेगी उसको तो उसको आरक्षण कितना आप दे दीजिए, साधन नहीं उसके पास होंगे संजय जी, तो आरक्षण से कैसे लास्ट पायदान वाले व्यक्ति को फायदा मिलेगा। हाँ, फायदा मिलता है, जो ब्यूरोक्रेट्स उनको मिला है, जो मिनिस्टर्स हैं उनको मिला है, या जो निकल गए हैं बाहर उनको फायदा मिल रहा है। अब चुनाव का माहौल है, तमाम मुद्दे आपने भी देखा जी, सत्ता पक्ष विपक्ष जनता को लुभाने पूरा प्रयासरत है, और लुभाना भी चाहिए। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल बने ही हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं कि यही दल जिस तरह जनता के बीच में आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चुनाव से पूर्व क्या कोई दल जनता के बीच में दिखाई पड़ा है? कोरोना जैसी महामारी आई, कितने राजनीतिक दल जनता के साथ कंधा में कंधा मिला खड़े हुए। जनता बेहतरीन जान रही कौन खड़ा हुआ कौन नहीं खड़ा हुआ। और आरक्षण पर कांग्रेस जो बात कह रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में या विपक्ष में है, लेकिन आरक्षण में फिर वही कह रहा चाहूं उस व्यक्ति को अब मिलना चाहिए जो उसके योग्य है। और ये व्यवस्था सरकार को लाने में छींके आ रही हैं क्योंकि कारण है कि जो इसके योग्य है संजय जी, वो सरकार की योग्य उतना नहीं है। सरकार चलाने वाले कौन लोग हैं? छोटा तबका जो आदमी है, जो 70 सालों से वास्तव में गरीब है, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको आरक्षण देने के लिए हर सरकार कदम उठाना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि कोई वर्ग हमारे साथ में कंधा मिला करके साथ रहे, पीछे ना रहे। ये कोई सरकार आए, हर सरकार को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति आरक्षण चाह रहा है, उस योग्य है, उसको आरक्षण मिले। अब चुनावी माहौल है सुनील जी। जी भाई, मुद्दा यहाँ से उठा था जी कि SC ST का आरक्षण, OBC का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में के सरकार पर आरोप भी लगा जी। अब उसके बाद ये विवाद और आगे बढ़ा, तो अब ये कहा जा रहा है कि संविधान में बदलाव करके आरक्षण ही समाप्त करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ आपने अमित शाह जी को भी सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुना, मोहन भागवत को भी सुना। इन लोगों का कहना है कि वो आरक्षण कतई नहीं समाप्त करेंगे, जब तक ज़रूरतमंद है उस इंसान को आरक्षण मिलना चाहिए। ये विवाद शुरू हुआ था कि आरक्षण एक तरफ से खींच करके हम मुसलमानों को देने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसके खात्मे और बरकरार रहने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए संजय जी, इस देश की जनता अब शिक्षित है, योग्य है, वो सब समझ रही है कि कौन इसको खत्म करेगा, कौन इसको रखेगा। 4 जून को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जनता के साथ कौन रहा है और जनता किसके साथ रही है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि बाबा अंबेडकर साहब होते तो भी नहीं खत्म कर पाते। ये आरक्षण व्यवस्था कितने सालों में लागू की गई थी संजय जी? जी, हमेशा के लिए लागू की गई थी। दुर्भाग्य होता है कि इस देश को जिस सरकार ने चलाया, वो आरक्षण के लाभ देने के लिए उस व्यक्ति के पायदान तक पहुंच ही नहीं पाया जिसको लाभ की आवश्यकता थी। वरना आज 70 सालों में आरक्षण व्यवस्था स्वतः खत्म हो गई होती, क्योंकि जब व्यक्ति हमारा गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, हमारे बराबर उठता बैठता और कंधे में कंधा मिलाने की स्थिति में आ गया होता तो आरक्षण की आवश्यकता ना होती। जी बिल्कुल। 70 सालों में क्या किया आपने? आज चुनाव आ रहा तो आपको बैकवर्ड भी याद आ रहे हैं, दलित भी याद आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं, पिछड़े भी आ रहे हैं, जनजात भी याद आ रही है। यही आपको यादें जब सरकार आप बना लेते हैं, कोई भी हो संजय जी, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी 70 सालों में उन गरीबों के लिए क्या किया है जी, जो आज भी पायदान पे खड़े हुए हैं। इसलिए आरक्षण व्यवस्था तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता इस देश से। अगर अच्छा कार्य करेगा तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा जी। जब गरीबी नहीं रह जाएगी, हर व्यक्ति शैक्षिक होगा, उस योग्य हो जाएगा, तो स्वतः है कि आरक्षण का आवश्यकता हमको नहीं। ठीक है। शिव सिंह, सुना आपने सुनील त्रिपाठी जी को, इनका पक्ष साफ तौर पर रखना था कि भाई सरकार इतना बेहतर काम कर दे कि किसी को आरक्षण की आवश्यकता ही क्यों पड़े, और फिर आरक्षण की आवश्यकता पड़ती भी है तो इतना विवाद क्यों हो रहा है। पहले आप लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का गुप्त एजेंडा है कि SC ST OBC का आरक्षण छीन करके वो मुसलमानों को देने की कवायद हो रही है। कर्नाटक सरकार पर इसका आरोप भी लगाया आपने सिद्धारमैया पर। जी जी, देखिए क्या है ना कि
जब से सरकार बनी है, ये जान गए कि भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो जमीन तक, धरातल तक पहुंची हैं। और जब कोई मुद्दा इनको घेरने के लिए नहीं बचता है तो इनको बड़ी आबादी जो है तो उसको टारगेट ये करते हैं, और उसको जब टारगेट करते हैं तो उसको डराने का काम करते हैं। पहले इन्होंने मुस्लिमों को डराने का काम किया और उनको डराने के लिए कहा कि जब मोदी जी आ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से मानिए कि देश में त्राईमाम हो जाएगी, मुस्लिम देश से बाहर चले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें जी। आज चुनाव जब अपने चरम पर है तो ये उस मुद्दे को लेकर आए जो बिल्कुल निरर्थक है। संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान खत्म कैसे हो जाएगा, आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा, जबकि आरक्षण जब शीर्ष नेतृत्व कह चुका है, संघ प्रमुख भी कह रहे थे और सारे प्रमुख लोग जब कह रहे हैं तो इनके पास ऐसा कौन सा आधार है जो ये कह रहे हैं, किस आधार पर ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अरे आप आइए, आप जनता की जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन पर चर्चा कीजिए, और बेहतर देश को कैसे बनाया जाए उस पर चर्चा कीजिए। आप एक निरर्थक चर्चा, चूंकि जनता जानती है, इनको लगता है कि वह जो समाज है वह इतना समझदार, मुझे लगता है इनकी सोच ये है कि बहुत समझदार नहीं है और हम जो कहेंगे वो जनता मान लेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी हमारे जो पत्रकार बड़े भाई कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इस पर निश्चित रूप से बहुत काम होना चाहिए। जब 70 सालों से आरक्षण की व्यवस्था परमानेंट नहीं थी, लेकिन मुझे आवाज रिपीट हो रही, गूंज रही है बात। हाँ, शिव जी की आवाज सही की जाए, मैं अपने सहयोगी से कह देता हूँ। मेरी आवाज मुझे ही आ रही। ठीक है, आप बोलिए, ठीक कर दिया होगा। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप मुद्दों को घुमाने का काम मत करिए। हमारा शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, प्रमुख जो जितने भी सामाजिक संगठन है वो कह रहे हैं, आप जिसका डर दिखाते हैं वो कह रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं 10 साल तक, अभी अमित शाह जी ने कहा कि हम 10 साल सरकार में रहे, हमने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की, हम अगर आरक्षण को छेड़ते तो हम तब भी छेड़ सकते थे, पूर्ण बहुमत में सरकार थी। तो आप ये डर मत दिखाइए, आप मुद्दों पर बात कीजिए, आप मुद्दों से मत भटकिए और जनता को भी भटकाने का काम मत करिए। जनता बहुत समझदार है जी। शिव जी, लेकिन सवाल तो यहाँ यही उठता है ना कि राहुल गांधी चूंकि अपने न्याय यात्रा में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हर मंच से उठाते रहे, उसके बाद आप लोगों ने एक काट लाया कि भाई SC ST और ओबीसी सबका आरक्षण समाप्त करके मुसलमानों को कांग्रेस देना चाहती है, गुप्त एजेंडा है उनका। अरे तो धर्म के आधार पर तो कोई व्यवस्था बनी नहीं थी। इन सरकारों ने धर्म के आधार पर जब आरक्षण की व्यवस्था की तो इस व्यवस्था को खत्म होना चाहिए जी। आरक्षण की जो व्यवस्था जिस प्रकार से बनी थी उन तक नहीं पहुंची। आपने तो उसकी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। तो उस व्यवस्था को सुनिश्चित और सुदृढ़ करना चाहिए, इसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, बिल्कुल, कर्नाटक सरकार पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें पेचीदगी आ गई है, क्योंकि ये व्यवस्था सबसे पहले 1995 में 29 साल पहले देवगौड़ा जी ने शुरू की थी वहाँ, और देवगौड़ा जी आपके साथ है, इसीलिए सिद्धारमैया आपके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि पहले देवगौड़ा जी ये साफ कर दें कि उन्होंने जो व्यवस्था कर्नाटक में लागू की थी उस व्यवस्था के वो पक्षधर हैं या फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम आरक्षण को नहीं छूने वाले, आरक्षण जैसे का तैसा रहेगा और जब तक आवश्यकता है तब तक रहेगा जी। रही बात देवगौड़ा की, तो यह प्रश्न देवगौड़ा जी से पूछा जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। यामीन साहब, आवाज आ रही है? अच्छा, चंचल जी के पास चलते हैं, अभी यामीन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंचल भाई, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, सुनील जी को भी सुना, यह अचानक आरक्षण का जिन बाहर कैसे आ गया भाई? ये तो सारी व्यवस्थाएं हैं, क्रीमी लेयर को लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं, अलग अलग जो कमीशन बनाए गए उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किया, फिर अचानक ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पहले बोला गया कि SC ST का आरक्षण आप काट करके मुसलमानों को देना चाह रहे हैं, फिर अब हो रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण कायम कहा जाएगा। जिसको आरक्षण मिल रहा है वो भी सोच रहा होगा कि पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो ये आप लोगों ने डायलेमा बना दिया है। मैं आपको बताऊं, अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है?
इन्हीं के पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने भरी पंचायत में कहा होगा, आपके पास वीडियो होगा। राजस्थान के मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वर्तमान मंत्री हैं वो, उन्होंने वहां पे राजस्थान में कहा कि हम संविधान और आरक्षण की समीक्षा करेंगे, उनको हमें इतनी सीटें चाहिए पर्याप्त जिससे हम संविधान को बदल सकें। और कई नेताओं के बयान आपने चलाए भी हैं, कई बार हम लोग बैठ भी चुके हैं इसके ऊपर। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जब पहला चरण का चुनाव स्टार्ट हुआ तो 400 पार की बात करते थे। पहले चरण का चुनाव जैसे ही खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री जी आ गए कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मंगलसूत्र की बात कर तीसरे चरण आते थे, मंगलसूत्र पे आ गए। तो ये प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज जो है हिल गई है। मैं उस बात पे आना चाह रहा था अभी। आपने कहा आरक्षण की बात कही। आरक्षण देखिए जो है, आरक्षण इस देश में जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो भी आरक्षण के लिए जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान में जिनको जगह मिली है, और सुनील जी, मैं आपने कहा कि जिनको आरक्षण मिल गया, जो पर्याप्त मात्रा में जिनको संपन्न हो गए हैं, उसीलिए क्रीमी लेयर आया था। और क्रीमी लेयर के तहत, तो क्रीमी लेयर में देखिए कितना कंफ्यूजन है, सुनिए कितना कंफ्यूजन है। जब ईडब्ल्यूएस लागू होता है उसमें एक जिक्र कर देता कि 5-6 एकड़ जमीन होगी, वो गरीब नहीं होगा। बस समझिएगा, वो 5 से 6 एकड़ से कम जिसके बाद जमीन है उस आरक्षण की जरूरत है। सोचिए 5-6, वहीं पे जो क्रीमी लेयर का जो दायरा बनाया गया है उसको अलग तरीके दायरा बनाया गया है। ये खुद सरकार कंफ्यूज करती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आरक्षण कर दीजिए, क्रीमी लेयर का दायरा क्या बनाया गया है? नहीं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना। मेरा ख्याल है कि शायद 5 लाख 8 लाख अब जाके बढ़ाया होगा उन्होंने। 8 लाख रुपए तक की जो इनकम वाला व्यक्ति, क्रीमी लेयर को लेकर के चंचल में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। 1993 में ये लागू किया गया था, उस समय 1 लाख आय की व्यवस्था थी, ठीक है। 2004 में बढ़ा करके 2.5 लाख किया गया, 2008 में बढ़ा करके 4.5 लाख, 2013 में बढ़ा करके ये 6 लाख आय वर्ग को इसमें शामिल किया गया, 2017 में 8 लाख सालाना, और अब एक रिकमेंडेशन जो मिला है उसमें 15 लाख तक की बात कही गई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि 8 लाख की बात कही। जब ये ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो पूरे देश में क्रीमी लेयर को लेकर के डिमांड हुई कि एक तरफ आप कह रहे हो कि 8 लाख की इनकम तक के वाले को 10% आरक्षण दिया जाए, 5 एकड़ से ऊपर नीचे जमीन के व्यक्ति को आरक्षण दिया जाए। तब उसमें जो इन्होंने, इनकी सरकार ने 8 लाख तक के काफी रिकमेंडेशन के बाद जाकर के इन्होंने सुनवाई शायद करी। मैं इस बात पे आ रहा था कि आप बताओ आरक्षण का जो सेधमारी है, भारती जी बैठे हैं हमारे, मेरा ख्याल है शायद हो सकता है पिछड़े समाज, दलित समाज से आते होंगे। आप 69,000 शिक्षकों की भर्ती का आरक्षण है, आरक्षण खा गई बीजेपी, पिछड़ों का आरक्षण खा गई। और उसमें 6800 भर्ती, आपको याद होगा जब मामला चला गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्पष्ट कहा कि सरकार से गलती हुई है और सरकार इसको बाकायदा जो है, जो पिछड़ों का आरक्षण सरकार खाई उसको दें, उन लोगों को वापस नौकरी दें। इसके अलावा फिर वहां पे भी सरकार के कान पे जू नहीं देंगे। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर से कहा कि जो 6800 की भर्ती हुई है, इसमें जो जिन अधिकारियों ने धूर्तई किया, बेईमानी किया, उनके खिलाफ केस भी किया जाए और सरकार तत्काल प्रभाव से इनको ज्वाइनिंग कराए। आपको याद होगा 2022 के चुनाव के ऐन वक्त पहले मुख्यमंत्री जी ने अपनी गलती मानी बाकायदा, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलती हमसे हुई है, हम इनको ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? आज भी सरकार धरने, नौजवान साथी धरने बैठे हुए हैं और अपने बट बूट बेल्ट की सरकार जो उनको रौदना चाहती है, उनके आरक्षण को खा गई। आप बताओ आरक्षण कहां लागू करा पा रही है? आपने एक बात और कही, अभी मैं बताता हूं, बादा कृषि विश्वविद्यालय, बादा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जिसमें 20 भर्तियां आती हैं, 20 उसमें 18 सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया जाता है। भारती जी मुस्कुराइए, आप जिस पार्टी में हैं उसमें 18 लोगों को, सामान्य लोगों को भर दिया जाता है। उसमें भी मुख्यमंत्री के सजाती पता कितने होते हैं? 14। मुख्यमंत्री के सजाती 14 हो जाते हैं। 3 मेरा ख्याल है ब्राह्मण है, 1 भूमिहार है। ये हालत है आरक्षण की। आप समझ लो कि आरक्षण क्या मिल रहा है। अभी बता दूं बैकलॉग के नाम पे कितनी सारी सीटें खाली हैं। त्रिपाठी जी आप सोचिए अगर सरकार की मंशा अगर साफ होती तो सबसे पहला काम करती कि काम करो बैकलॉग की भर्तियों को भरने का काम करती है, लेकिन उस पर नहीं कर रहे हैं। अब मैं आता हूं कि बीजेपी आरक्षण की बात जो कर रही है चंचल, लेकिन मुझे याद है, सुनील जी को भी शायद याद होगा कि जब मायावती सरकार थी, बैकलॉग भरा था उन्होंने ना, तो नहीं बैकलॉग तो भरा ही था। उसके बावजूद भी किसी भी सरकार में वो जो SC ST का जो था रिक्तियां शायद वो पूरी तरह से नहीं भर पाया था। उस पर भी हम लोग खबर कर रहे थे, याद है ना? हाँ, याद है। मैं आ रहा हूं, सुनिए संजय जी, आपको एक बात याद दिलाता हूं, ये बीजेपी को जब ये लग रहा है
क्योंकि बीजेपी की वो डाटा मेरे पास नहीं है, सुनिए, वरना मैं निकाल ये लेता। बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ वो आरक्षण इनको दिखाए, आरक्षण जो है, आरक्षण के नाम पर जो है ये हमेशा आम जनमानस में हमेशा ये जो है सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं। देखा होगा अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म हो गई। अब 10 सालों में आपने देखा होगा 3.25 लाख नियुक्तियां होती तो सोचिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जनरल में लोगों को नौकरी मिलती। ऐसा नहीं केवल क्या नाम है ओबीसी को नौकरी मिलती, लेकिन वहां पे आरक्षण खा गई है। इसके अलावा जो भी आपका रेल वेल गेल सारी इतनी हमारी जो कंपनियां, हमारी नॉर्थन कंपनियां थी, उन सब में भी नियुक्तियां कम कर दी और एडहॉक सिस्टम पे नौकरियां दी जा रही हैं। रेलवे में तो समझिए पूरा बंटाढार कर दिया इन्होंने, सारे के सारे 15,000 12,000 नौकरियां रख रहे हैं, नियुक्तियां कर रहे हैं। और अभी आपको सोचिए लोको पायलट तक ही प्राइवेट चला रहे हैं और रेलवे स्टेशन बेच दे रहे हैं। अभी अडानी रेल चल रही है, आपने देखा होगा जिस तरीके से। तो आरक्षण के ऊपर चौतरफा बीजेपी प्रयास कर रही है, चौतरफा घेर रही है। और बता दें जो इनकी मनसा है 2024 के बाद, वो मनसा इनके सांसद और इनके मंत्री स्पष्ट तौर पे कह दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी मनसा अगर नहीं है तो आप लल्लू सिंह के ऊपर कार्रवाई करते, आप मीणा के ऊपर कार्रवाई करते। आपने किसी के ऊपर कार्रवाई की? चंचल जी क्योंकि सच्चाई सुनिए, क्योंकि सच्चाई है बीजेपी के सामने जनता के आ चुकी है। और आपको याद होगा आदरणीय मोहन भागवत जी ने 2015 में बिहार के अंदर क्या बोला था इन्होंने कि हम सत्ता में उन्होंने किस आरक्षण की समीक्षा करेंगे। क्या हाल हुआ इनका? आज यही हाल है। जो बीजेपी का जो अंदर का जो इनका चेहरा है वो सामने आम जनमानस में आ चुका है। एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है जी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया तो उससे जनता को आपने आगाह करना शुरू कर दिया कि भैया ये 400 पार हो गए तो संविधान संशोधन हो जाएगा। यानी 400 पार का जो नारा उसको रोकने के लिए आप लोगों ने ये रणनीति बनाई और ये नया सगुफा छोड़ा। अच्छा, आप एक चीज देखिए, आपको याद होगा जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? लैंड एक्विजिशन बिल 2015 लेके आए, जिसमें क्या किया? दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, जनरल का भी उसमें इन्होंने इतना बड़ा अपने उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने के चक्कर में ये लैंड एक्विजिशन बिल 2013 था वो पलट करके 2015 में लाना चाह रहे थे। लेकिन पूरे देश से आवाज उठी और सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इसी तरीके से 3 कृषि काले कानून लेके आए थे, पूरे देश के किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इसी तरीके जो इनकी इंटरनल मनसा है, जो इनकी मनसा है कि हम जो है 400 पार कर जाएंगे, इनकी मनसा ये 400 पार करेंगे तो हम आरक्षण से लेकर के संविधान से लेकर बदलने का काम करेंगे। ये सच्चाई है, बता दें आपको, सच्चाई है। अगर आप उदाहरण देख लीजिए, बताता हूं, अगर आप उदाहरण देख लीजिए कि लल्लू सिंह से लेकर के कई सारे मंत्री, कई सारे सांसद आए दिन अपने रैलियों में अपने लोगों के बीच में बोला करते हैं। ये चाहते हैं, जैसे सुनील जी इन्होंने जिक्र किया है कि भाई आरक्षण जो है नहीं होना चाहिए। अभी एक तरीके से मैंने ये नहीं कहा आप 70 सालों में देश साथ क्या किया? भाई सुनील, अगर हमारे लास्ट पायदान में खड़ा व्यक्ति हमारे तरफ यहाँ खड़ा होता चंचल आप फिर नहीं समझ नहीं है। मेरी अच्छा, बात आप बताइए, समझिए, बादा कृषि विश्वविद्यालय में कीजिए जनता को। नहीं त्रिपाठी जी, जी। बादा कृषि विश्वविद्यालय में ये बताओ आरक्षण घोटाला हुआ कि नहीं हुआ है? आप बताओ 12-13 सुनिए, आप 14 ठाकुर भर्ती कर दिए गए, ठीक, 3 ब्राह्मण भर्ती कर दिए गए, सुनिएगा, 1 भूंयार भर्ती कर दिया गया। ये बताओ घोटाला है कि नहीं घोटाला है? 69,000 से जो भर्ती में 6800 लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? क्या भारती की हिम्मत है बोल देंगे अन्याय हुआ? क्या केशव प्रसाद मौर्य की हिम्मत है बोल देंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर की हिम्मत है कि बोल देंगे? ये वो लोग हैं। क्या मोहन यादव की हिम्मत है बोल देंगे? नहीं बोल पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि बीजेपी के अंदर पिछड़े दलितों की हालत वो है कि जो आदमी आवाज नहीं उठा सकता। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप। अभी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके सामने आरोप का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आरोप का जवाब ले लेते हैं। सुनील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? संजय जी, मैं कहना चाह रहा था कि जब आपकी सरकार आई थी, आज भी यूट्यूब पे उठा देख लीजिए, आपने किस वर्ग के लोगों को नौकरी दी थी। जिस बैकवर्ड की आप बात कर रहे हैं उस बैकवर्ड छोड़ दीजिए। मैनपुरी, एटा, इटावा, इसके अतिरिक्त कितने लोग भर्ती किए गए हैं? मैं नहीं कर रहा हूं, उसमें हाईकोर्ट ने भी स्टे दिया कि एक ही वर्ग, एक ही क्षेत्र लोग। अरे आप देखिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए कि आपने जो भर्तियां की, ये तो देखिए चंचल जी वाली बात नहीं, जो सरकार बैठती है 56 में 56 नहीं, जब सरकार आपकी बैठती है तो जिलों में यादव पोस्ट के आते हैं। ये संजय जी, ये जाति का जहर इस देश में इतना भयंकर फैल रहा है कि अदालत ने कतई नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मैनपुरी लोग भर्ती किया गया है। नहीं, अदालत ने कहा, मीडिया ने बात फैलाया गया, ये मीडिया द्वारा मिल करके पूरे देश में फैलाया गया। देखिए जो भर्ती आपको याद होगा, आप 75 जिलों का रिकॉर्ड देख लीजिए, 75 जिलों में किस वर्ग के लोग नियुक्त किए गए। आप बताओ हमको, आप बैकवर्ड बात करते हो अच्छी बात है, लेकिन बैकवर्ड में तो हमारे कई भी राजनीतिक लोग आते हैं,
कुर्मी भी आते हैं, काची भी आते हैं, यादव भी आते हैं, अच्छा, आप कहार बताओ, भी आते हैं। सुनील आप जी, ये बताइए जिन जिलों में 70 जिलों का आप डाटा मांग देख लीजिए, जब सरकार आपकी थी कौन लोग पोस्ट किए गए थे। नहीं, सुनील जी, ये एक मानसिकता बन गई। एक सेकंड हमको दे दीजिए, एक सेकंड। अभी बीजेपी की जो एक सेकंड, ये एक मानसिकता बन गई राजनीतिक दलों की, जब वो सत्ता में बैठते हैं अपने लोगों को एन के एन प्रकार फायदा उठाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हर सरकार के लिए अच्छी बात नहीं, चाहे आपकी सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो। ऐसे कानून को, ऐसे नियमों में विरोध करता हूं। यामीन कादरी जी को जरा मैं चर्चा में जोड़ लें। यामीन कादरी जी को जोड़ लें। चंचल जी, आपकी बात आ गई। यामीन जी, भाई आरक्षण को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, साहब सियासत का स्तर इतना क्यों गिर जा रहा है कि अमित शाह जी को FIR कराना पड़ रहा है कि उनका वायरल वीडियो जो है वो गलत तरीके से बनाया गया है। अब तो रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनको दिल्ली पुलिस ने 1 तारीख को तलब भी कर दिया है। ये जंग शुरू होनी ही नहीं चाहिए थी जी। ये आरक्षण को लेकर के जंग शुरू होनी ही नहीं चाहिए थी जी। जिस तरह से प्रथम चरण का मतदान हुआ, उसमें जब भाजपा को लगा कि मेरे सर्वे के अंदर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर से मोदी जी ने, शाह जी ने और योगी जी ने बिल्कुल हिंदू मुस्लिम को चुनाव करने का पूरा प्रयास किया। आरक्षण का मुद्दा भी आया कि ये लोग आरक्षण उनको दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जबकि बच्चे तो मोदी जी के भी भाई बहन हैं, अमित शाह जी के भी भाई बहन साथ हैं, नीतीश जी के भी भाई बहन साथ हैं। इससे जी करीब लगभग 10 के ऊपर से तो आरक्षण हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले वीडियो वायरल हुआ और ठोक कर कहा। मैं एक वीडियो देखता हूं अक्सर कि जिसमें मोदी जी सदन में कह रहे हैं कि मैं किसी भी SC ST OBC आरक्षण के समर्थन में नहीं हूं, मेरी सरकार आते ही उसको समाप्त करने का पहला काम करेगी। अब मैं एक प्रश्न भाजपा के माननीय जो भी प्रवक्ता जी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 4% आरक्षण जाट समुदाय को दिया। ये आरक्षण की राजनीति है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने, जो आज इनके पाले में जाके बैठ गए हैं, उन्होंने 50% से ऊपर आरक्षण को निकाल दिया। तो ये खेल आरक्षण का कब तक चलेगा? जब तक कि ये चुनाव 2024 के संपन्न नहीं होते हैं। आरक्षण पे भी बात होगी, मंगलसूत्र और लौंग पर भी बात होगी, हिंदू मुस्लिम पर भी बात होगी, गौकशी पर भी बात होगी। ये जो है चुनाव जीतने के नए नए तरीके हैं। मेरा ये कहना है कि आरक्षण की मांग महाराष्ट्र चले जाए तो मराठा के लोग करते हैं, अगर राजस्थान में आ जाए तो गुर्जर लोग करते हैं, रेल रोक देते हैं, महीनों रेल रुकी रहती है जी। तो उस वक्त तो आरक्षण की बात ज्यादा नहीं उछलती। लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जहर घोला है कि जिनके ज्यादा बच्चे उनको कांग्रेस बांट देगी, ये सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया कि देश के अवाम के साथ खिलवाड़ की हो, उसने एक समान रखा है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, क्या 2024 का चुनाव भी मुद्दों पर नहीं लड़ा जा सकता था? जैसे कि पहले चरण से पूर्व आप अपने विकास जी जी हाँ सुनील जी, लगता है यामीन साहब से संपर्क अभी टूट गया है। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाह रहे थे।
चंचल जी का कुछ आरोप था उस पर। चंचल जी बहुत प्यार और दूसरा सवाल मेरा ये भी होगा कि भाई सियासत का खेल इतना गंदा कैसे हो सकता है कि भाई अब एक मामला ये आ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ही जो वीडियो वायरल किया गया है वही फेक है। FIR भी हो गया है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने 1 जून को तलब भी कर लिया है इस मामले में। तो इतना घटिया खेल भी नहीं होना चाहिए ना। मुद्दे की बात तो हो। बोलो मैं जो आप बोलो। नहीं, सुनील जी से पहले देखिए संजय जी, हाँ, आप राजनीतिक स्तर तो कितना गिर गया है, सदन से लेकर के विधानसभा तक आप देखते होंगे कि राजनेता ऐसे वक्तव्य देते हैं। और शायद 96 की घटना भी आपको याद होगी, इसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो हालात पैदा हुए थे, जूतम पगार से लेकर के मारपीट, भयंकर मारपीट, आपने कवरेज भी की हो संजय जी, आप तो पुराने पत्रकार हैं। शिवपाल जी का हाथ पूरा चोटिल हुआ था। तो ऐसी राजनीति अब लोग करना शुरू कर दिए हैं। उसका मेरा ये मानना है कि राजनीति में जब तक अपराधी लोग आ गए, अपराधियों की मानसिकता तो बदल नहीं सकती है। चाहे उनको नेता बना दीजिए, चाहे अफसर बना दीजिए, जो अपराध के विंग से आया है वो अपराध ही कार्य करेगा। जो ऐसे लोग आते हैं उनको कभी अच्छे कार्य लोग अच्छे नजर नहीं आएंगे और अच्छे व्यक्ति नजर नहीं आएंगे, अच्छे वक्तव्य नजर नहीं आएंगे। तो ये स्तर गिरता जा रहा है। इस पे राजनीतिक लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे वक्तव्य और ऐसे वीडियो तो खैर विज्ञान का युग है, किसी वीडियो कैसे, कई बार में देखा कई वीडियो आए, जांच हुई तो पता चला कोई और है। तो वीडियो पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हमारे न्यायालय ने, कि जो अखबार में छपता है वो तथ्य है, लेकिन जो टीवी में दिखाया गया है वो जांच के बाद ही मालूम पड़ता है कि सत्य है या असत्य है। हमने खबर लिख दी तो हम मुकर नहीं सकते अखबार में हमने जो लिख दिया है, लेकिन जो दिखा दिया है वो जांच के बाद मालूम होगा कि वीडियो कैसा बना, सही बना है या गलत बना। संजय, तो इस पर तो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है, आपको बेहतर मालूम होगा। ठीक है शिव जी, यामीन कादरी साहब और समाजवादी पार्टी का साफ तौर पे आरोप है कि आप लोग आरक्षण के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिए भाई, फिर मैं आगे सवाल पे बढ़ूं। मैं फिर वही आ रहा हूं कि ये जो डर का माहौल बनाया इन्होंने, अभी आप चंचल जी भी कह रहे थे, इन्होंने 2 बिलों की बात की, 2 बिल लाए और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी, वापस किया। आप ये प्रधानमंत्री जी को यही तानाशाह कहते हैं। और ये देखिए कि एक तानाशाह कोई एक नियम लागू करेगा और उसको तुरंत वापस ले लेगा, और ये ऐसे व्यक्ति के बारे में डर का माहौल बना रहा है कि वो आरक्षण भी खत्म कर देगा। देश का माहौल उस तरह का नहीं है। चंचल जी जानते हैं, बहुत तरह के इन्होंने अभी डाटा दिया इन्होंने, लेकिन मैं फिर कहता हूं, इनकी सरकार में अति दलित और अति पिछड़ा की स्थिति जो थी, आप देखिए, वह चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, एक एक वर्ग को इन्होंने लोगों ने आरक्षण का लाभ देने का काम किया। बाकी अति दलित अति पिछड़ा कहां गया, उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ एक जाति को लाभ देने का काम किया और आप प्रधानमंत्री जी का डर दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 400 पार करेंगे। अरे आप 300 पार का नारा लगा दो। आप एक नारे के पीछे आपने सेम पित्रोदा का बयान आता है, उसके बाद राहुल गांधी उसी से मैच करके बयान दे देते हैं। तो देश में जो ये मुद्दों का जो बदलाव हुआ वो उन्हीं के कारण हुआ। उन्होंने ही राजनीतिक मुद्दों को कहीं ना कहीं ले जाके खड़ा कर दिया। उसकी परिणति है कि आज मुद्दों से ये लोग भटक गए हैं, मुद्दों पे ये बात नहीं कर रहे। जी ठीक है, चंचल जवाब दीजिए। देखिए, हमारे साथी बीजेपी के साथी ने अभी बात कही, ये मुद्दा लाया कौन सबसे पहले? आप सोचिए, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि रेवंता रेड्डी के खिलाफ FIR हो गई। प्रधानमंत्री जी ने सरेआम मंच से झूठ बोला कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा मनमोहन सिंह जी ने कहा था। आप बताओ, कहीं कहा था उन्होंने? आप सोचिए, प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये बोलता हो कि देश, आप जो कपड़े से पहचाना जा सकता है कौन लोग हैं, जो व्यक्ति ये कह सकता हो कि आरक्षण उनको दे दिया जाएगा आपसे छीन करके जिनके पास ज्यादा बच्चे होंगे। आप बताओ, ये प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति की गरिमा का यह है मतलब? आप बताइए। और हमारे भारती साहब कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, जो लोग 60 साल, राहुल गांधी जी का बयान सुना आपने? जो लोग 60 साल बनाम 60 महीने मांग कर आए थे, आपको याद होगा त्रिपाठी जी, 60 साल बनाम 60 महीने मोदी जी मांगा करते थे, अब तो 120 महीने हो गए हैं। आओ ना, मुद्दे की बात करो ना, क्या काम किया आपने? जो वादे करके आप आए थे जनता के बीच में, आपने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, हर देश के हर एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। आप बताओ कहां चला गया काला धन मेरे भाई? आपने कहा कि मैं
चाहे जितनी भी ऊंची समिति बनानी पड़े, कोई टीम गठित करनी पड़े, लेकिन वो देश का काला धन विदेश के किसी कोने में रहेगा, मैं लेके आऊंगा। आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं क्या उसके ऊपर? पाकिस्तान से चंदा खा लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे। आप सोचिए, जो गौ तस्करों से पैसा ले लेते हैं, ये वो लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, डबल चेहरा है। एक सवाल मेरा भी ले लो। हाँ बताइए। हमें लगता है कि कुछ सरकारें बेहतर काम करती हैं, अगर विपक्षी दल उसकी भी सराहना करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने मकान बने हैं, आज़ाद भारत में कभी बने क्या किसी योजना में इतने मकान? संजय जी, उज्ज्वला योजना में जिस तरह से आप घर घर सिलेंडर पहुंचाया गया, उससे फायदा हुआ कि नहीं लोगों? संजय जी, जरा आप अपने चैनल नहीं, अब आपका नहीं, मैं इस सवाल मेरा ले लीजिए। हाँ, मैं ले लिया। अब आप ये तर्क दोगे कि भाई गैस सिलेंडर बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है? मैं तर्क नहीं दूंगा। तीसरा, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, आप आलोचना करो, लेकिन आप लोग उसी चीज को लेकर के क्यों पकड़ के बात करो? अब सवाल एक मैं भी पूछ सकता हूँ ना, कि जैसे आप लोग लैपटॉप वितरण का दावा करते हो, तो क्या 5 साल तक समाजवादी सरकार ने लैपटॉप वितरण किया क्या? जवाब तो सुन लीजिए सुनील जी। नहीं, सही बात है। मुझे याद है कि 2 साल के बाद तीसरे साल नहीं गया लैपटॉप वितरण। सरकार के नहीं, 2 साल के बाद तीसरे साल नहीं गया लैपटॉप वितरण। हाँ बोलिए। संजय जी, आपने उज्ज्वला की बात कही, आप बड़ी ईमानदारी से अपने दर्शकों को बता दीजिएगा उज्ज्वला योजना क्या है। आप बताइए जरा मुझे। जी आप बताइए ना, मुझे बताइए ना। गैस सिलेंडर पहुंच रहा है, उस पर सब्सिडी भी सरकार दे रही है। कहाँ दे रही सब्सिडी? आपको जानकारी? उज्ज्वला योजना 400 रुपए तो संभवतः सुनील जी मिल ही रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर तो फ्री दिए गए। नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत जो 1 सिलेंडर मिलेगा आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद जो अगले 12 सिलेंडर आप भराओगे नॉन सब्सिडी करेंगे। आपको जानकारी है, जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर त्रिपाठी जी, वो 1100 रुपए तक बिछवाया इस सरकार ने। जो लोग कहते थे, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना, यही मोदी जी हैं अपने रैली में कहते थे कि भाइयों बहनों सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, तब वोट डालना। 400 रुपए लगा सिलेंडर को, आप कह रहे हैं संजय जी? और आज वही 1100 रुपए का गैस सिलेंडर, और आप कह रहे हो उज्ज्वला योजना के तहत अरे 2000 रुपए का जो कनेक्शन का 1000 रुपए कनेक्शन का चार्ज लगता था, 1000 रुपए, वो आपने 12 सिलेंडर में पैसे बढ़ा के ले लिया आपने। कितने हो गए? 11 सिलेंडर में 400 बढ़ गया, एक्स्ट्रा आपको 500 रुपए, तो 5-6 हजार रुपए हो गए। ये वो सरकार है, बता दूं, गुजराती मानसिकता वाली सरकार है, ये कुछ आपको देने वाली नहीं है। इस देश के ऊपर इतना कर्जा लाद दिया संजय जी, आने वाले समय में जो 5-7 साल बाद जो बजट हमारा पास होगा, जिस तरीके से घाटा बढ़ रहा है, देश का बजट का जो घाटा बढ़ रहा है, आप समझेंगे केवल हमारे देश का पूरा बजट केवल ब्याज में चला जाएगा। इस देश प्रधानमंत्री ने 18 घंटे मेहनत करके 155 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा ढकेल दिया देश की आम जनता के ऊपर। और मैं बताता हूं, आपने दूसरा सवाल किया, आपने किसान सम्मान निधि की आपने बात करी। आप आ जाइए उन बातों पे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि डीजल पेट्रोल के दाम 31 बार बढ़ाए गए, और जो एक्साइज ड्यूटी जो पहले 5.5 रुपए और 6.5 रुपए डीजल पेट्रोल पे हुआ करती थी, वो सीधे हमारे प्रधानमंत्री 32 रुपए तक पहुंचा दिए हैं। आपको तो कौन लूट रहा है? चलिए भाई, शिव जी जवाब दीजिए। कौन लूट रहा है? ये जवाब है आपके पास? शिव जी जवाब दीजिए। क्रूड ऑयल की कीमत क्या हुआ करती थी? यामीन साहब के पास चलेंगे। आप जो आंकड़े दे रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप उतना ही पढ़ते हैं क्या? अरे आप उतना ही पढ़ते हैं जिससे बताओ, जवाब दीजिए इसका पहले। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई भाई साहब। अरे भाई साहब, ये बताओ ना, 155 लाख करोड़ कर्जा हुआ कि नहीं देश के ऊपर? बता दो बड़ी बात ईमानदारी से, कहाँ गया पैसा? ये मैं वही कह रहा हूँ, 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ कर्जा लिया था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले 3 लाख करोड़ कर्जा हो गया। कहाँ गया पैसा बताइए ना। एक मिनट शिव जी को बोल देना, तो फिर आप बोल देना। हाँ बोलो शिव जी। आपको सिर्फ विरोध दिखता है। आवाज मेरी फिर रिपीट हो रही है, जरा आवाज ठीक कीजिए भाई शिव जी के। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आप लाखों करोड़ों का कर्जा दिखा रहे हैं। देश किस हालत में मिला था? क्या हालत? भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने ऐसे नहीं बना दिए, कितने आईएम बना दिए। जब 11.5 लाख करोड़ के उद्योगपतियों पैसा आपने माफ किया है, क्या बात करेंगे आप? जब घोटाला सुनिए, 11.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों पैसा आपने माफ किया, बताइए ना। घोटाला कोई घोटाला नहीं है। और आप कह रहे हैं विदेश भाग रही बात, अन्य की इतनी बड़ी योजना चल रही, अन्य की इतनी बड़ी योजना चल रही, इतने लोगों को अन्न राशन फ्री दे रहे हैं, एक घोटाला कोई बताइए। क्या बात करोगे आप सरकार को घेरने का काम करते हैं, कोई घोटाले की योजना बताइए। अरे बताओ घोटाला किया, एक नंबर से 999 10 बार है, 10 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए। क्या बात करोगे? इससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। आयुष्मान कार्ड की बात आप संजय जी कह रहे थे, आप किसी अस्पताल में चले जाओ आयुष्मान कार्ड लेकर के, प्राइवेट में आपका इलाज नहीं हो पाएगा, सरकारी में जाओगे बेड नहीं मिल पाएगा आपको। अभी चले पीजीआई, चलिए लोहिया चले जाइए, आपको बेड नहीं मिल पाएगा आयुष्मान कार्ड रहने के बाद भी। क्या सुनील जी, जो चंचल जी का आरोप है वो सही है क्या? देखिए संजय जी, क्योंकि आप सिस्टम गलत है, सरकार में गलत नहीं मान रहा हूं।
सिस्टम में इतनी जंग लग गई है कि उसको ठीक करते करते 10 साल भी और लगेंगे। आयुष्मान कार्ड बहुत अच्छा है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन जो डॉक्टर्स हमारे ऐसे हैं वो जानते हैं कि इसमें पैसा हमको कब मिलेगा। लोग मर रहे हैं, मैं चंचल जी की बात से सहमत इस बात से हूं कि लोग मर जाते हैं और आयुष्मान कार्ड से पैसा नहीं पा रहे हैं। ये बात सत्य है कि आयुष्मान कार्ड एक सफेद हाथी बन करके जनता के बीच में रह गया है। इसमें सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उन अधिकारियों डॉक्टर्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जब चंचल जी चर्चा करते हैं तो संजय जी मुझे बहुत कष्ट होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अगर व्यवस्था खराब है तो स्वास्थ्य विभाग खराब है। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य स्वयं खराब हो गया है। एक आदमी भर्ती कराना हो आसान नहीं है, अगर आपका जुगाड़ नहीं है, आप ऊपर बैठा हुआ डॉक्टर या नेता परिचित नहीं तो भर्ती नहीं हो पाएगी। सुनील जी, आपके इस वक्तव्य से संभवतः चंचल जी को यह लगेगा कि हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। यामीन कादिर साहब, हाँ उस समय आपसे संपर्क टूट गया था। हाँ चंचल जी, यामीन कादिर साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जी सर, जी बोले, मैं आपका संपर्क टूट ये गया था। कहना चाहता हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कोई एक घोटाला बताइए 10 साल में। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला क्या बहुत छोटा घोटाला था? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोल जो घोटाला हुआ है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला। हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी के पति टीवी पर आकर ये कहते हैं, अखबारों में आकर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोल घोटाला ये देश का सबसे बड़ा घोटाला, इसकी जांच होनी चाहिए। जी, तो ये घोटाला बिल्कुल भी ये घोटाला जनता के सामने नहीं आता। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े घोटाले होने के बाद भी आप अगर मना करेंगे तो ये अरे इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन लेकर आया है? अरे आप सुनिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन लेकर आया है? अगर किसी चीज में पारदर्शिता की गई है तो निश्चित रूप से अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड आया तभी तो पारदर्शिता के कारण पता लगा है। सेवाओं पर ध्यान अगर दिया कहीं कुछ है जो तो जांच का विषय है। नहीं ठीक है, शिव जी सुप्रीम कोर्ट यूं ही उसको खारिज नहीं किया होगा ना, कुछ तो उसको मिला होगा फैक्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आप कह रहे हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने हमको बरी करा और जो लोग हमारे थे वो बीजेपी में गए। सुखदेव जी हमारे संचार मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अजीत पवार जी आज मोदी जी के साथ हैं, बड़े घोटाले में थे। यशवंत राव चौहान जी घोटाले में थे। ये नारायण राणे जी घोटाले में थे। RPN सिंह जी घोटाले में थे। ये लोग जब घोटाले में थे तो फिर उस वक्त ये साफ कैसे हो गए? मेरा सवाल ये भी पैदा हो जाता है। यामीन साहब, इसका दूसरा पक्ष अगर देखा जाए, यामीन साहब इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो जो सुनील जी सवाल पूछ रहे हैं वही मैं दोहरा देता हूँ कि क्या आप इन घोटालेबाजों को अपने साथ रखे हुए थे क्या? अब बीजेपी रख लिए, फिर तो कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेवार है जितना भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है भाई इनको शामिल करा के, क्योंकि आपके पास ये घोटालेबाज थे और उनके ऊपर आरोप लगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास गए, यानी आपने भी उन घोटालेबाजों को शरण दे रखा था। हाँ चंचल, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। जी जी बोले। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उन्होंने हर गांव, हर शहर के अंदर, हर प्रदेश के अंदर ये देखा कि देश की आजादी के बाद आज भी गांव ऐसे हैं कि चप्पल पहनकर लोग किसी बड़े आदमी के सामने नहीं जा सकते, किसी मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकते, किसी कुएं से पानी नहीं पी सकते। तब इनको ये एहसास हुआ और घोटालेबाजों को ये लगने लगा कि हमारे घोटाले अब राहुल गांधी जी नहीं चलने देंगे। फिर यामीन साहब आप बात और कहना चाहता हूं, अपने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भाई। आजाद भारत मैं नहीं कर रहा कांग्रेस को, राहुल गांधी जी। नहीं यामीन साहब, मेरा सवाल तो ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आजाद भारत में सबसे ज्यादा शासन आपने किया है, करीब 50 या 51 साल ना। आज भी अप्रसन्नता खत्म नहीं हुई, सबसे ज्यादा आपने शासन किया है भाई। ये व्यवस्थाएं उस समय समाप्त हो जाती तो संभवतः अच्छा रहता है ना। एक सुनील जी आपसे सवाल, चूंकि वक्त कम है, अब वक्त हमें इजाजत भी नहीं दे रहा है जी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आरक्षण पर, चूंकि मुझको चर्चा करना था तो मैं पहले स्टडी करता हूं, चंचल से भी जानना चाहूँगा। साल 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गठित किया गया। इसके 3 रिकमेंडेशन थे, जो आपने जो बात रखी है उसके करीब था जी। एक तो इन्होंने कहा था कि क्रीमी लेयर का आय सीमा बढ़ा करके 15 लाख कर दिया जाए। दूसरा, ओबीसी जातियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाए, बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड।
और इसके अनुसार जो 27% आरक्षण की व्यवस्था उसको लागू कर दिया जाए। जो आप कह रहे थे ना जी। कि गांव देहात के जो गरीब लास्ट हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो संभवतः अगर सरकारों की नियत अच्छी हो रहती तो 2015 से लेकर अब तक में इसको लागू कर देना चाहिए था भाई। ये अच्छा रिकमेंडेशन मुझे लगा। जी सुनील जी आपका। देखिए संजय जी, कुछ मुद्दे सरकार अपने पास हमेशा रखना चाह रही थी। जैसे आपने देखा राम मंदिर का मुद्दा, मैं बचपन सुनता चला आया कि आज मंदिर बनेगा, कल दंगा होगा, विवाद होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूर्ण विराम लगा दिया। ये मुद्दा हिंदू और मुसलमानों के बीच से खत्म हो गया हमेशा के लिए। तो ऐसे राजनीतिक दल कुछ मुद्दों को, जैसे आरक्षण मुद्दा है, उनको जीवित रहना चाहते हैं कि जनता उस पर गुमराह कर रहे, अपनी महंगाई पर, अपनी भ्रष्टाचार पर या अन्य जो समस्याएं उसके साथ जनता के सामने हैं उस पर वो ध्यान न दे। उसका ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे छेड़ दिए जाते हैं कि जिसपे वो स्वयं केंद्रित, जनता केंद्रित हो जाती है। ठीक है चंचल, वक्त कम है, 30 सेकंड। देखिए मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से 30 पॉइंट रोस्टर से लेकर के आपने देखा होगा जो लेटरल एंट्री के तहत जिस तरीके से बीजेपी ने आरक्षण में सेधमारी की है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। अभी एक बात जो उन्होंने हमारे भाई ने कहा, जवाब देने का नहीं, आप अपनी बात रखिए, नहीं आरोप में मत जाइए। हाँ, मैं वक्त नहीं है, 30 सेकंड। भ्रष्टाचार की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है और प्रधानमंत्री जी ने देश की छवि को खराब करने का काम किया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड से छवि देश की खराब हुई है और जो विदेशों में जाकर के, देश में जाकर के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए इतना बड़े बड़े झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। जैसे आपने कहा एफआईआर होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जो कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला भाग मुसलमानों का है, ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा, जबकि नहीं कहा उन्होंने। ये बहुत गलत बयानबाजी है, इसको माननीय ईसीआई को संज्ञान लेना चाहिए। साहब 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। हाँ शिव, जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में जो चंचल ने आरोप लगाए। जी आवाज नहीं आई। चंचल ने कहा है कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आरोप का जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में। प्रधानमंत्री जी अब जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो वास्तव में जो कांग्रेस ने अंदर तक अभी हमारे भाई बता रहे थे, 70 सालों तक रहने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान बना दिया, आरक्षण भी दे दिया है, लेकिन जो सरकारें आएंगी उनकी जिम्मेदारी है कि उसको किस तरह से लागू करेंगे। आपने धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम किया जिसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मुद्दे को अगर कहीं किसी के द्वारा छेड़ने पर अगर उसको उठाया है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि ये जो कांग्रेस करना चाह रही थी उसके ऊपर पट्टा लगाने का काम किया है और इस देश का जो अति दलित अति पिछड़ा है। ठीक है चंचल, वक्त यहीं तक हमें इजाजत दे रहा है, वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है। इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि तीसरे चरण में आरक्षण का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, उसकी ओर से ये मंचों पर छाया हुआ है। फिलहाल सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि आखिर ये आरक्षण का मुद्दा जो होता है किस सियासी दल को कितना फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन इन सब के बीच ये तो कहा ही जाएगा कि एक ऐसा मुद्दा है जिससे जिसको आरक्षण मिल रहा है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।